देखिए बच्चों, लास्ट क्लास सबको याद है, मैंने गवर्नमेंट बजट कराया था और गवर्नमेंट बजट में मैंने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट तक करा दिया। जो बच्चे क्लास को रेगुलर पैटर्न पे देखते हैं, जो आ रहे हैं क्लास में रेगुलर, उनको मालूम होगा। और जिनका जो चीज रह गई होगी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने जो स्टार्ट कराया था, एक बार मैं बहुत जल्दी एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। जिस बच्चे ने अभी तक चैप्टर को नहीं समझा हो, एक बार समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज और ट्यूसडे की क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी इस चैप्टर में चल क्या रहा है, मैं और स्टार्टिंग से एक बार सारी चीजें सम अप कर रहा हूं। जिसने नहीं सुना वो सभी बच्चे एक बार फ्लो चार्ट को देखकर कनेक्ट कर ले, और जो पोर्शन रह गया है वो नेक्स्ट क्लासेस में मैं कंडक्ट आपको करा दूं। बच्चों, गवर्नमेंट बजट का सबसे पहले तो मैंने स्टेटमेंट ही समझाया था कि जी गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड क्या एक्सपेंडिचर को शो करने वाला अकाउंट है। मतलब ये शो करता है कि गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड इनकम एक साल में क्या रहने वाली है और वो कहाँ कहाँ स्पेंड करेगा। फिर गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है बच्चों बजट रिसिट्स, जैसे नाम से ही पता लग रहा है बजट रिसिट्स मतलब कहां कहां से पैसा आया, वो सारे सोर्स। और दूसरी साइड जो होगा गवर्नमेंट कहां कहां खर्चा करेगी, मतलब बजट क्या बच्चों, एक्सपेंडिचर। बजट रिसिट्स का मतलब ऑल सोर्स ऑफ इनकम है। गवर्नमेंट ने अपनी इनकम के दो सोर्स को मेजर हेड दिया हुआ है। एक होता है बेटा रेवेन्यू रिसिट्स और एक होता है कैपिटल रिसिट्स। इसमें क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन है, डिफरेंस है, वो सब करा रखा है। जिसका समझ नहीं आया वो मुझसे बाद में डिस्कशन करे। रेवेन्यू रिसिट्स को भी फिर दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया। एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक क्या होता है बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूं क्या क्या इस चैप्टर के इनसाइड ऑफ द स्टोरी है। टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया था, डायरेक्ट टैक्स और क्या बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने बताया था गवर्नमेंट की टैक्स से जो पैसा आता है वो टैक्स रेवेन्यू है, और जो गवर्नमेंट टैक्स के अलावा कमाती है वो क्या कहलाता है बेटा, नॉन टैक्स। और नॉन टैक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था फी, फाइन, इंटरेस्ट, एस्टीट कुछ समझाया था बेटा, स्पेशल असेसमेंट, गिफ्ट, डोनेशन, ये सारी चीजें जो होती है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट। कैपिटल रिसिट्स के मेन सोर्स मैंने कुछ आपको बताए थे, शायद उनके नेम आपको याद हो। मैंने एक बताया था बोरोविंग्स बेटा, एक था हमारा डिसइन्वेस्टमेंट, एक थी स्मॉल सेविंग्स और रिकवरी ऑफ लोन। बेटा ये सारी चीजें हमारी कैपिटल रिसिट्स का पार्ट है। ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ था कैपिटल रिसिट्स का। देन बजट एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बोला था कि हमारा एक्सपेंडिचर भी इनकम की तरह ही है, दो पार्ट में स्प्लिट होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक क्या होता था बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें मैंने डिफरेंस कराया था। सबसे पहली बात तो हर एक बच्चे को गवर्नमेंट बजट का ये सारा फ्लो चार्ट के सारे इंटरनल एलिमेंट मालूम होना चाहिए। देन मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बजट जो होता है वो तीन तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। या तो बजट कैसे नेचर का होगा बेटा, बैलेंस होगा, या फिर सरप्लस होगा, या फिर डेफिसिट। और देन मैंने आपको बताया था कि डेफिसिट बजट के भी तीन पार्ट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और क्या बेटा। और आज की क्लास में मैं जो कनेक्ट करने वाला हूं वो यही तीन टॉपिक कराऊंगा, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी। ये बाकी का पोर्शन गवर्नमेंट बजट का हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम लोग डेफिसिट बजट के बारे में समझते हैं, क्या होता है डेफिसिट बजट। देखें, इसमें सबसे पहला मैंने बोला था डेफिसिट बजट का मतलब समझो भाई। डेफिसिट बजट का मतलब होता है जब हमारी इकोनॉमी के अंदर किसी भी तरीके की इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। और डेफिसिट में भी मैंने सबसे पहला डेफिसिट जो बताया था वो कौन सा बताया था बच्चों, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट की एक ऐसी सिचुएशन जो सबसे बेकार है, मतलब गवर्नमेंट इस पोजीशन पर नहीं है कि अपनी डेली नेचर के खर्चों को पूरा कर सके। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। रेवेन्यू किससे बेटा, रिसिट से। मतलब गवर्नमेंट का जो रेगुलर खर्चा है ना वो इतना ज्यादा है कि वो अपनी रेगुलर इनकम से कंपनसेट नहीं हो पा रहा है। मतलब गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा बेकार सिचुएशन होती है। तो इस रेवेन्यू डेफिसिट का हमारी इकोनॉमी के ऊपर कुछ साइड इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, इम्प्लीकेशन। कि अगर हमारी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू डेफिसिट है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या हमारी गवर्नमेंट इससे रियलाइज करेगी और क्या इंपैक्ट आएगा। बेटा सबसे पहला पॉइंट, रेवेन्यू डेफिसिट ये शो करता है, रेवेन्यू डेफिसिट शोज गवर्नमेंट इज इनेबल to meet out their regular expenditure।
सबसे पहली बात तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट की पोजीशन इतनी सी भी नहीं है कि अपने डेली नेचर के खर्चों को पूरा कर सके। भाई जब हमारे रेगुलर खर्चे ही ज्यादा है तो मतलब गवर्नमेंट अपनी फंक्शनिंग एक्टिविटी को प्रॉपर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट अपने सरकारी डिपार्टमेंट नहीं चला सकता, गवर्नमेंट डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने में इनेबल है। ये पहला पॉइंट इंडिकेट करता है। सेकेंड पॉइंट, रेवेन्यू डेफिसिट अगर है तो रेवेन्यू डेफिसिट को मेक ओवर करने का बेटा हमारे पास तरीका भी है। रेवेन्यू डेफिसिट को मेक ओवर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं हमारी इनकम का दूसरा सोर्स, कौन सा बेटा? कैपिटल रिसिट। अब आप जानते हैं अगर हमारे देश को लगातार घाटा हो रहा है तो घाटे को करेक्ट करने के लिए सरकार बोलेगी भाई कैपिटल रिसिट्स का यूज कर लो। और कैपिटल रिसिट्स में मेन दो सोर्स हैं बेटा, एक होता है बोरोविंग्स और एक क्या होती है? डिसइन्वेस्टमेंट। अगर हमारे देश की सरकार ने रेगुलर खर्चों को मीट ओवर करने के लिए, मेक ओवर करने के लिए बोरोविंग ले ली तो जाहिर सी बात है रिकवरी तो हो जाएगी बट फ्यूचर की लायबिलिटी बढ़ जाएगा। मतलब बोरोविंग के लेने से हमारी फ्यूचर की लायबिलिटी बढ़ेगा और बेटा डिसइन्वेस्टमेंट करने से हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। मतलब ये फ्यूचर ग्रोथ कम कर देगा और ये हमारी कंट्री के रिसोर्स कम कर देगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं अगर गवर्नमेंट ने कभी रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए फिस्कल कैपिटल रिसिट यूज करा तो उससे हमारी इकोनॉमी और ट्रैप हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट में कह सकते हैं इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। तो अभी तक मैं इसके 3 नेगेटिव पॉइंट्स बता चुका हूं। सबसे पहला पॉइंट ये गवर्नमेंट की इनेबिलिटी को दिखाता है। दूसरा पॉइंट इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल रिसिट, जिससे हमारी इकोनॉमी में और प्रॉब्लम क्रिएट होगा बोरोविंग और डिसइन्वेस्टमेंट से। थर्ड पॉइंट में जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगी बेटा? कम। एक और पॉइंट समझिए, रेवेन्यू डेफिसिट अगर हमारी इकोनॉमी में है तो कई बार ये हमारी कंट्री के अंदर कौन सी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है? इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों भाई? घाटा कैसे इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट करेगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या कभी ये इन्फ्लेशनरी गैप कैसे क्रिएट होगा? बेटा गवर्नमेंट लगातार लॉस में चल रही है तो लॉस को रिकवर करने के लिए आरबीआई से बोलेगा कि ज्यादा पैसा क्या करो? छापो। जब ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो हमारी कंट्री में मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी? डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम है तो प्रोड्यूसर गुड्स के प्राइस को इंक्रीज कर देगा, जिससे हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? मतलब हमारी गवर्नमेंट इसको करेक्ट करने के लिए जब ज्यादा पैसा भी छापना स्टार्ट करोगे ना तो भी एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, दैट इज क्या बेटा? इन्फ्लेशन। पांचवा नेगेटिव पॉइंट ये गवर्नमेंट की डिस सेविंग्स को भी दिखाता है। ये गवर्नमेंट की कौन सी सिचुएशन शो करता है? मतलब जिसमें गवर्नमेंट की इनकम का लेवल कम है और खर्चा क्या है बेटा? ज्यादा। मतलब मैंने देखो रेवेन्यू डेफिसिट के, अरे ये क्या हुआ? हाँ, इसके बेटा मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए, 5 नेगेटिव बातें बताई। सबसे पहली बात ये गवर्नमेंट की क्या शो करती है बेटा? इनेबिलिटी। दूसरी बात रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कैपिटल रिसिट, जिसका नेगेटिव प्रभाव ये है कि फ्यूचर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेटा इससे हमारी इकोनॉमी में क्या आ सकता है? और बेटा ये गवर्नमेंट को क्या शो करता है? जिसमें इनकम कम है और खर्चे क्या है? लिखो एक छोटी सी स्टेटमेंट ऊपर हेडिंग डालना, सभी बच्चे लिखें रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिनेशन लिखवा दी थी ना, डायरेक्ट उसके इंप्लीकेशन पे आओ बच्चों। रेवेन्यू डेफिसिट का इंप्लीकेशन पक्का क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में, प्रॉपर 4 से 5 पॉइंट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पॉइंट लिखें, रेवेन्यू डेफिसिट का पहला इंप्लीकेशन लिखें बच्चों, इट इंडिकेट्स द इनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इंडिकेट्स या इट शोज, कुछ भी लिखें, इट इंडिकेट्स या फिर इट शोज the inability of the government, it shows the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure, to meet its regular and recurring expenditure। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट की इतनी पोजीशन भी नहीं है कि डेली नेचर का खर्चा वो पूरा कर सके। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिएगा, पॉइंट नंबर सेकंड, इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज क्या बेटा? डिस सेविंग्स। ये गवर्नमेंट की डिस सेविंग्स की सिचुएशन को दिखाता है। गवर्नमेंट इज डिस सेविंग where income level is lower than its consumption, where income level is lower than its consumption।
रिपीट कर रहा हूं, समझाता हूं, ये गवर्नमेंट की बेटा डिस सेविंग्स को दिखाता है। मतलब एक बात बता वंशिका वर्णिका, तेरे पास पैसा ना हो और तू खर्चा ज्यादा करे तो तेरे पास क्या सेविंग पॉजिटिव होगी? नहीं। तो यही तो हो रहा है कि सरकार के रेगुलर खर्चे ज्यादा हैं और इनकम क्या है बेटा, यानी कि गवर्नमेंट की कौन सी सिचुएशन को दिखा रहा है? डिस सेविंग। पैसा आ नहीं रहा है बल्कि जा ज्यादा रहा है, तो क्योंकि इनकम के दो ही पार्ट होते हैं। ब्रॉडर सेंस में अगर आप समझो तो हम इनकम के दो ही काम कर सकते हैं, या तो हम उसे कंजम्पशन करेंगे या फिर हम क्या कर लेते हैं बेटा, सेविंग। भाई साहब जब इनकम होगी ज्यादा किससे बेटा, कंजम्पशन से, जो ये सेविंग्स होगी ना वो हमेशा किस में आएगी बेटा, नेगेटिव में। और ये नेगेटिव की सिचुएशन ही क्या कहलाती है, डिस सेविंग। राइट, लिखना बेटा पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड लिखें, लिखिएगा। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट, थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट government has to make up, it also implies that government has to make up this deficit, it implies that government has to make up this deficit from capital receipts, this deficit from कहां से बच्चों, कैपिटल रिसिट से। क्योंकि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो हम लोग कैपिटल रिसिट्स का यूज कर सकते हैं। लिखना, थ्रू बोरोविंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। कैपिटल रिसिट्स में भी क्या यूज कर सकते हैं बेटा, थ्रू बोरोविंग्स और क्या बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट। वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेंगे बेटा क्योंकि लोगों की बहुत कम डिपॉजिट्स होती हैं। थ्रू बोरोविंग्स एंड क्या बेटा, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, बोरोविंग्स क्रिएट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, बोरोविंग्स क्रिएट फ्यूचर लाइबिलिटीज, बोरोविंग्स क्रिएट क्या बेटा, फ्यूचर लाइबिलिटीज, एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस, एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस क्या बेटा, एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट रिड्यूसेस एसेट्स which directly reduce future economic growth and development, which directly reduce future economic growth and development। बहुत बुनियादी सी बात है भाई, अगर हम पहले से कर्जे में होंगे, बोरोविंग्स में होंगे या एसेट्स ही नहीं होगा तो क्या हम फ्यूचर की ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं बेटा। which reduce future economic growth and development। डेट ट्रैप अलग सिचुएशन है बेटा, आएगा, इसी के कारण बनती है डेट ट्रैप। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बेटा बोलो, तीसरे वाले में, मतलब हम तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो दे रहे हैं उसके ऊपर देखते हैं, हम कर्जे को तो कभी चुका ही नहीं पाते। आएगी अभी सिचुएशन, तीनों को कंपेयर कराता हूं मैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना बेटा, पॉइंट नंबर कौन सा है, फोर्थ, 5 लिखिए बेटा, पॉइंट नंबर 5 लिखना। रेवेन्यू डेफिसिट ऑल्सो क्रिएट इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, revenue deficit also create inflationary pressure in the economy, also create क्या बेटा, inflationary pressure in the economy, मतलब महंगाई भी लाती है बेटा। क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो भाई साहब गवर्नमेंट पैसे के सोर्स की तरफ जाएगी, तो आरबीआई को कह सकता है कि भाई तुम प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी क्या कर दो बेटा, बढ़ा दो। पैसा ज्यादा छपेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगा। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे दूसरे घाटे की तरफ। ये तो एक छोटे सा ट्रेलर था, ये तो हमारी इकोनॉमी को डैमेज करता ही करता है, अच्छा खासा डेंट डालता है, मगर हमारी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा लॉस है वो है बेटा फिस्कल डेफिसिट। ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा नुकसान होता है, सबसे बड़ा एक तरीके से मैं बोलूं कि प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से ही हमारी इकोनॉमी, अब बहुत कंट्रीज की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाता है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेटा फिस्कल डेफिसिट का। मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, फिस्कल डेफिसिट का मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, किससे बच्चों, टोटल रिसिट या रेवेन्यू से। बट बच्चों याद रखना इसमें कौन सा पैसा शामिल नहीं करते, बोरोविंग पास्ट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की, इस वजह से इसको हम काउंट ही नहीं करते। क्योंकि हमारा बजट जो होता है वो कितने साल का बनता है,
एक फाइनेंशियल ईयर का है, वो बोरोविंग बेटा लास्ट ईयर ली है या उस बोरोविंग को हम अगले ईयर यूज करेंगे, उसका डिफाइंड सोर्स ना होने की वजह से बोरोविंग्स को हम इनकम का पार्ट मानते ही नहीं है। मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई कि फिस्कल डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज्यादा है, और इस टोटल एक्सपेंडिचर में बेटा दोनों एक्सपेंडिचर आ गए हैं, कौन कौन से, रिवेन्यू एंड क्या बेटा, कैपिटल। और यहां भी रिसीट्स में दोनों पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं, रिवेन्यू रिसीट्स भी और क्या बेटा, कैपिटल रिसीट्स भी। अब बात आती है सर ये तो हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा घाटा होता है, बहुत बड़ा लॉस होता है क्योंकि टोटल खर्चा ही ज्यादा है टोटल रिसीट से, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी कंट्री में क्या पड़ेगा, इसका इंप्लीकेशन क्या है बच्चों, पहले इसके पॉइंट समझना। इसका सबसे पहला इंप्लीकेशन होता है डेट ट्रैप। अब देखो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी, मेरी बात को समझो। हम लोग लगातार घाटे में चल रहे हैं, मान लो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा हूं, यहां पर कंट्री को हटाकर मैं अपनी बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है, मेरी इनकम बहुत कम है, मैं फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन पे हूं, तो इस फिस्कल डेफिसिट से निकलने के लिए मेरे पास केवल एक ही थॉट बचेगा, क्योंकि देश में से पैसा आ नहीं रहा है, मैं अर्निंग नहीं कर पा रहा ज्यादा ताकि मैं अपने खर्चों को पूरा कर सकूं, तो मैं दूसरी कंट्री से क्या ले लूंगा बेटा, बोरोविंग लूंगा। मान लीजिए मैंने बोरोविंग्स ले ली किसी एक कंट्री से, और इस एक कंट्री को चुकाने के लिए मैंने क्या करा, दूसरी कंट्री से लोन ले लिया, जिसका मैं नाम ले देता हूं B1। इसको चुकाने के लिए मैंने किसी और से ले लिया C1, इसके लोन को चुकाने के लिए मैंने किसी और से ले लिया D1। बेटा एक बोरोविंग को चुकाने के लिए मैं दूसरी दूसरी बोरोविंग करता जा रहा हूं, इनकम जनरेट हो नहीं रहा है, तो बोरोविंग्स में बेटा मेन दो पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, एक इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट। बेटा बोरोविंग्स लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके साथ साथ क्या बढ़ रहा होगा, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बढ़ने से एक नया डेफिसिट क्रिएट हो रहा होगा, जिसको हम लोग किसका नाम दे सकते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब हमारी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि एक के कर्जे को चुकाने के लिए मैं दूसरे से कर्जा ले रहा हूं, दूसरे के लिए तीसरा, तो हमारी बोरोविंग और इंटरेस्ट अमाउंट इतना बढ़ जाएगा कि हम लोग दोबारा से ट्रैप हो जाएंगे, हम लोग उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि फिस्कल डेफिसिट से इकोनॉमी में क्या क्रिएट हो जाता है, डेट ट्रैप। बेटा दूसरा इसका सेकंड नेगेटिव इंपैक्ट है कि हमारी कंट्री में इससे क्या आ सकती है बेटा, बिल्कुल आ सकता है सर। जब इकोनॉमी में उधार से काम नहीं चल रहा, कोई देश हमें उधार नहीं दे रहा, उसको लगता है भाई ये गरीब देश है, इसके पास पैसा नहीं, चुकाएगा भी नहीं, तो आरबीआई क्या बोलता है, पाकिस्तान जैसी कंट्री अब अपनी कंट्री को क्या बोलेगा, मतलब जो उसमें पैसा प्रिंट करता है उनको बोलेगा तू भाई पैसा छाप ज्यादा, वो क्या करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ा देंगे। वो मनी सप्लाई के बढ़ाने से कंट्री का मनी फ्लो बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा, जिससे कंट्री में क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। तीसरा प्रॉब्लम बेटा, क्या इससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ बढ़ सकती है, कभी नहीं बढ़ सकती है। कोई कंट्री क्या हमें आसानी से बोरोविंग देगी, नहीं देगा, क्रेडिट हमारा जीरो हो जाएगा, इंटरनेशनल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत पुअर कंट्री में कंसीडर होंगे। जिस कंट्री में डेफिसिट हाई होता है ना, उस कंट्री को कोई आसानी से लोन नहीं देता है। इसका मतलब ये है, ये हमारी इकोनॉमी का एक डैमेज करता है, जिससे हमारी फ्यूचर ग्रोथ भी कम हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लास्ट पॉइंट मैं कह सकता हूं, ये डेफिसिट होने की वजह से हम डिपेंडेंट हो जाएंगे कौन सी इकोनॉमी पर, फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। कोई दूसरा देश वाला अगर हमें पैसा दे देगा तो हमारे हालात इंप्रूव होंगे, अदरवाइज नहीं। तुमने देखा होगा जो गरीब देश हैं वो हमेशा दूसरी कंट्री के उधार के ऊपर ही जीते हैं, उन्हें लगता है कि यहां से पैसा आएगा तो हम अपनी कंट्री के सर्कुलर फ्लो को मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज हम लॉस में जाएंगे। तो इसके मेजर 4 नेगेटिव पॉइंट्स है बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहला नेगेटिव क्या है, डेट ट्रैप। दूसरा पॉइंट मैंने समझाया कौन सा, इन्फ्लेशन। तीसरा मैंने बोला कि फ्यूचर ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और हमारी फ्यूचर ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, कम होगा, और फॉरेन डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। 4 नेगेटिव छोटे से। हाँ बेटा, दूसरे का बिल्कुल, वो ज्यादा लोगे तो ब्याज भी क्या लेगा वो, कभी ऐसा होगा, ऐसा है तो देख, कंट्री आपस में दोस्त तो है नहीं, आपने उससे उधार ज्यादा ले लिया, 1 लाख की जगह आपने 10 लाख ले लिया, तो इंटरेस्ट आपको 10 लाख का पे करना पड़ेगा, मतलब आप तो वो ट्रैप सिचुएशन पे आ जाओगे। समझ रहे हो, ज्यादा बोरिंग पहली बात तो आपको देगा क्यों, वो आपके हालात को देखकर बोलेगा ये गरीब देश है, इसको दे दूंगा, क्या पता मेरे पैसा फंस जाए। समझ रहे हो, तो वो सारा क्रेडिबिलिटी के ऊपर खेल होता है बेटा, और कोई इकोनॉमी किसी को फ्री में 1 रुपए भी नहीं देने वाला होता। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बेटा, डाउट किसी का, वही तो प्रॉब्लम है। अब तू घाटे में है, तू घाटे को ले, आपने घाटे को रिकवर करने के लिए अपने एसेट्स को बेचेगा, करेगा ना, तो बट गवर्नमेंट कहती है महंगाई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कर्जदार तो नहीं होंगे किसी के, ये घाटा रिकवर हो जाएगा ना बेटा। इकोनॉमी के पास अचानक से पैसा आ जाएगा, आरबीआई के पास पैसा आ गया, गवर्नमेंट को दे दिया, तो गवर्नमेंट ने दूसरे का कर्जा चुका दिया। वो प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म ट्रिक के लिए वो इकोनॉमी फिर उसका ऑल्टरनेटिव टूल यूज करेगी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। बट एक पर्टिकुलर टाइम में, एक बात बताओ, अगर तुम्हारे कोई पता लग जाए कि तुम्हें कोई डिजीज है तो सीरियस ट्रीटमेंट आपको करा जाता है,
अगर पता लग जाए कि भाई दिल ढंग से काम नहीं कर रहा है तो ऑपरेशन थिएटर ले जाकर आपका चीर-फाड़ करके दिल को निकालेंगे या फिर सारे शरीर को फाड़ देंगे। समझ रहे हो? तो हमारी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो बोरोविंग की है, तो गवर्नमेंट उस सिचुएशन को देखते हुए ज्यादा उधार लाती है, पैसा लाती है, ताकि वो खत्म हो जाए, फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। लिखिए वो दोनों ही कोई क्रिएशन करती है बेटा, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, दोनों का सेम ही इंपैक्ट पड़ता है। इसका कुछ ज्यादा पड़ता है क्योंकि इसका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, रीजन सेम रहता है, केवल वो एक रेगुलर खर्चे को शो करता है और ये रेगुलर प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी दोनों को शो कर रहा है, ये बड़ा डैमेज करता है। लिखें, ऊपर हेडिंग डालें। हाँ बेटा तू कुछ पूछना चाह रही थी? नहीं, चलो नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालो, लास्ट में बातचीत नहीं बच्चों, लिखना फिस्कल डेफिसिट, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, ये कंप्लीट होना चाहिए आज टॉपिक हमारा पूरा, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ total expenditure, it refers to the excess of total expenditure over total receipts, total expenditure over total receipts, total expenditure over total क्या बेटा? receipts, ब्रैकेट में लिख लो excluding borrowings, excluding borrowings during the fiscal year, excluding borrowings during the fiscal year, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। फॉर्मूला भी छोटा सा लिख ही लो, लिखना फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स, छोटा सा है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट्स को माइनस कर दो। अभिज्ञा तूने टेस्ट अच्छा करा हुआ था, पता नहीं तूने 3 ही क्वेश्चन करे, बाकी का 2 गलत करे थे, बट जो भी करा 3 क्वेश्चन से मैं सेटिस्फाई था। मतलब नकल हुई है क्या? चलो मैं उस पर चर्चा करूंगा, पहले अपने टॉपिक पर आ जाऊं। हाँ है, हाँ हाँ वो आएगा। एक्सक्लूडिंग बोरोविंग मैंने इनकम का पार्ट माना है, माइनस बोरोविंग नहीं बोला। इंटरनल कर सकते हो, विदेशों से नहीं, बट उससे घाटा इतना बड़ा है ना, बॉन्ड वॉन्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा ट्रैपिंग है हमारी कि वो छोटे छोटे इनकम का सोर्स कुछ नहीं कर सकता। लिखें, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इम्प्लीकेशन बेटा, नेक्स्ट पॉइंट डालना बच्चों, इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इसकी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यही क्वेश्चन रिपीट होना है। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, पहला लिखना डेब्ट ट्रैप, डेब्ट ट्रैप फर्स्ट है बेटा, डेब्ट ट्रैप लिखो। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स, हाँ जी इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं 1-2 लाइन। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल बोरोविंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। लिखिएगा, borrowings not only involve repayment of principal amount, borrowings not only involve repayment of principal amount but also require repayment of principal amount but also require payment of interest, but also required payment of interest, which leads, but also require payment of interest which leads revenue deficit, this process continuously create the situation of debt trap, this process continuously create the problem of debt trap, क्योंकि देश हमारा बार बार उधार लेता रहता है, बार बार बोरोविंग करते हैं और ज्यादा बोरोविंग के करने से इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता रहता है, एक डेफिसिट कभी खत्म ही नहीं होता, इसलिए हम उधार के चक्कर में फंसे रहते हैं और हमारी इकोनॉमी ट्रैप हो जाती है। सेकंड पॉइंट,
सेकंड लिखिएगा बेटा इन्फ्लेशन। सेकंड बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ा नुकसान देश को जो होता है वो है महंगाई का, बट वो साइड इफेक्ट है, बट कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट भी लाने की कोशिश करते हैं। लिखें इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट मेनली बोरो फ्रॉम कहां से बच्चों, आरबीआई, टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट, टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट ज्यादातर बेटा आरबीआई से ही उधार ले लेता है ताकि वो अपने जुगाड़ को पूरा कर सके। टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी, और आरबीआई उनको देने के चक्कर में ज्यादा पैसा छापता है। आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट, आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी, आरबीआई प्रिंट्स क्या बेटा, न्यू करेंसी टू मीट द डेफिसिट रिक्वायरमेंट and it increase the money supply, and it increase the क्या बेटा, money supply, and it increase the money supply, which leads to increase in price level, which leads to increase in price level and create inflationary gap, and create क्या बेटा, इन्फ्लेशनरी गैप। बहुत बुनियादी सी चीजें कि भाई साहब आरबीआई से पैसा मांग रहे हैं तो आरबीआई प्रिंट कर रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन आ। नेक्स्ट लिखना फॉरेन डिपेंडेंसी, पॉइंट नंबर थर्ड। हाँ जी, पहला मैंने बताया डेट ट्रैप, दूसरा मैंने बताया इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाती है, तीसरा साइड इफेक्ट बता रहा हूं बेटा क्या, फॉरेन डिपेंडेंसी। ऑब्वियस है जब हमारे देश में पैसा नहीं है तो हम दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, मतलब दूसरा पैसा देगा तो ही ग्रो करेंगे, अदरवाइज ग्रो नहीं करेंगे, अदरवाइज सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। लिखो फॉरेन डिपेंडेंसी। गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो, लिखना बेटा गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which rises its dependency या which increase its dependency on other countries. Government also borrow from rest of the world, government also borrow from rest of the world which increase its dependency on other countries. Right? Point third clear हो गया। Last point लिखें बेटा, लिखना लास्ट पॉइंट, डिफिकल्टी इन फ्यूचर ग्रोथ। ऑब्वियस है जब देश में पैसा ही नहीं होगा, घाटे में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है भविष्य भी उसका घाटे में ही रहेगा, उसकी फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं होगी। डिफिकल्टी इन फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि जो कंट्री पहले से फाइनेंशियली वीक है वो 10 साल के बाद भी अपने आप को ट्रैप से बाहर नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इनकम का कोई सोर्स जनरेट नहीं है। इस सबको निकलने का, ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कहां पर हो, कंट्री पे। हमारे देश की प्रॉब्लम क्या होती है, या गरीब कंट्री की प्रॉब्लम क्या होता है कि उस देश में लोगों के पास इनकम का सोर्स ज्यादा नहीं होता, और वहां की कंट्री के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दिया जाए, या फिर उस कंट्री में सभी लोगों के द्वारा देश में ही खरीदे हुए सामान को परचेज करें, तो कंट्री का पैसा कहां नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी का पैसा यूटिलाइज होगा और कंट्री के मनी फ्लो से निकलने से ज्यादा हम लोग यहीं पर डेवलपमेंट लाने के चांस कर सकते हैं। लिखना बेटा, क्या बोला मैंने, डिफिकल्टी इन फ्यूचर ग्रोथ। लिखना बोरोविंग्स इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन्स, borrowings increase the financial burden for future generation, financial burden, borrowings increase the financial burden for future generation, it adversely affect future generation, it adversely affects the future growth and development prospect of the country, it adversely affect the future growth and development prospect of the country। दोबारा बोलता हूं, borrowings increase financial burden for future generation, it adversely affect the future growth and development prospect of the country, future growth and development prospect of the country, right?
आइए सर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तीसरे घाटे पे। बच्चों मैंने आपको बोला था कि हमारी इकोनॉमी के 3 मेजर डेफिसिट्स होते हैं। तीसरा डेफिसिट क्या है? पहला डेफिसिट हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया है बच्चों? रेवेन्यू। दूसरा कौन सा बताया? फिस्कल डेफिसिट। और तीसरा है बेटा प्राइमरी। देखो प्राइमरी डेफिसिट बहुत आसान है और सबको पता भी होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट केवल ये दिखाता है कि हमारे टोटल खर्चे के अलावा, टोटल बोरोविंग्स के अलावा कितना और इंटरेस्ट पेमेंट हमें देना है। मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो क्या शो करता है? प्राइमरी डेफिसिट। अगर कभी बच्चों किसी ईयर इंटरेस्ट पेमेंट 0 हो जाए तो क्या शो कर रहा है? नहीं। अगर हम ब्याज नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब मैंने लास्ट ईयर कोई भी नई बोरोविंग्स नहीं ली है। और बेटा जो प्राइमरी डेफिसिट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? फिस्कल डेफिसिट का। ये हमारी इकोनॉमी के लिए कौन सा साइन हो सकता है? बेटा अगर कभी इंटरेस्ट पेमेंट का अमाउंट 0 है तो इसका मतलब अब मैंने कोई नया उधार नहीं लिया है, पुराने उधार धीरे धीरे ओवरकम हो जाएंगे तो हमारी प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट के इक्वल है। और ये 0 होना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इकोनॉमी ने इसको रिकवर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बहुत लार्ज अमाउंट में क्या लिया होता है बेटा? बोरोविंग। तो यही रीजन है कि हम जो डेवलप नेशन होते हैं ना बेटा, डेवलप और डेवलपिंग में यही डिफरेंस होता है। जो डेवलप हो जाता है, डेवलप्ड है, वो गरीब देशों को पैसा देता रहता है। चाइना जैसी इकोनॉमी वर्ल्ड की हर एक कंट्री को उधार क्यों देता है? क्योंकि उन्हें मालूम है ये ग्रो करना चाहते हैं और हम इन्हें ग्रो कराएंगे तो इनके ग्रो होने के साथ साथ हम खुद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हें उधार के रूप में पैसा दिया है, तुम उधार प्लस इंटरेस्ट देते रहोगे, उनकी इनकम का सोर्स और बिल्ड होता रहेगा और तुम थोड़ा सा ग्रो कर जाओगे। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की मनी सप्लाई या फिर वर्ल्ड की मनी सप्लाई इसी बोरोविंग के पैटर्न पे चलती है। और फिस्कल डेफिसिट इसलिए इंडिया का खत्म नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी कंट्री का जो अभी नेचर है वो कैसा नेचर है बेटा? डेवलपिंग है, धीरे धीरे कर रहा है। हमें अपनी कंट्री का बहुत बढ़िया क्या बिल्डअप करना है। और हमारे पास किसकी कमी है बेटा? फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है। तो कंट्री की ग्रो कराने के लिए मोदी साहब विदेशों में घूम घूम कर क्या मांग लेते हैं? बट वो ये एक बार बार बोलता है, बार बार बंदा एक चीज बोल रहा है, किस चीज पर फोकस करता है? मेक इन इंडिया, ताकि देश का पैसा विदेश में ना जाए और कंट्री के रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कर देश को बोरोविंग कम से कम लेनी पड़े। जितना देश कम उधार लेगा उतना ही उसका रिसोर्स कहां यूटिलाइज होगा? देश के अंदर। और वो कंट्री के लिए पॉजिटिव है। इसलिए बेटा कंट्री का बजट जो होता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। पिछले कुछ 10-15 साल पहले हम लोगों ने बहुत उधार लिया था जिसकी वजह से हमारा रिजर्व जो है वो हमेशा नेगेटिव में रहता है। बजट कभी भी पेश होता है, कभी सरप्लस या बैलेंस नहीं होता, वो हमेशा किस फॉर्म में रहता है? क्योंकि खर्चे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है और इनकम के सोर्स क्या है? कम। लिखें ऊपर हेडिंग पॉइंट नंबर 3 एंड लास्ट, प्राइमरी डेफिसिट। लिखें बेटा प्राइमरी डेफिसिट। लिखिएगा प्राइमरी डेफिसिट क्या है? वो होता है फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोविंग के। मेरी फर्स्ट लाइन पर मैंने क्या लिखा है? फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन के बाद इंप्लीकेशन लिखवाया था। क्या लिखवाया था इंप्लीकेशन की फर्स्ट लाइन? पढ़ो। डेट ट्रैप की फर्स्ट लाइन क्या लिखा था? इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोविंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार का टोटल कर्जा कितना है, कितना और उधार चाहिए जब जाकर मेरा घाटा बराबर आएगा। यही तो शो करता है फिस्कल डेफिसिट। लिखें नेक्स्ट प्राइमरी डेफिसिट। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन, it refers to the difference between, it refers to the क्या बेटा? difference between fiscal deficit of the current year, it refers to the difference between fiscal deficit of the current year and interest payment of the previous borrowings, and interest payment on the previous borrowings. Fiscal deficit of the current year and interest payment on the previous borrowing. छोटा सा फॉर्मूला लिख लें। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस क्या बेटा? इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। लिखो इसका इंप्लीकेशन लिखो, छोटा सा इंप्लीकेशन है, पुराने वाले नहीं लिखवा रहा, एक ही पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा। लिखें implication, it indicates, it shows, कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, it shows how much of the government borrowings are going, it shows how much of the government borrowings, how much of the government borrowings are going to meet expenses
टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। लाइन समझ आ गई? क्या बोला मैंने? टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की गवर्नमेंट को उधार के अलावा कितना एक्स्ट्रा पैसा चाहिए ताकि वो घाटा जो है वो क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। लिखना इफ इसी के अंदर लिख लो आगे करके कुछ भी। इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो, इफ इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो, then primary deficit is equal to fiscal deficit. If interest payment is zero, then primary deficit is equal to fiscal deficit. Then primary deficit is equal to क्या बेटा? Fiscal deficit, which shows positive sign for economy, which shows पॉजिटिव साइन फॉर इकोनॉमी। ये एक इकोनॉमी के लिए प्लस पॉइंट है कि भाई साहब अब हमें और ब्याज नहीं देना है क्योंकि हमारी ब्याज इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, केवल बोरोविंग रह गया। विच शोज क्या बेटा? पॉजिटिव साइन फॉर इकोनॉमी एंड ऑल्सो हेल्प फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, एंड ऑल्सो हेल्प फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। देखो बेटा, मैंने आपको तीन तरीके के डेफिसिट बताया और तीनों तरीके के डेफिसिट कुछ अलग अलग चीजें इंडिकेट करता है। अब आपको यहां पर स्क्रीन पर छोटी से ध्यान देना चाहिए बेटा। रेवेन्यू डेफिसिट ये दिखाता है कि गवर्नमेंट क्या शो करता है, इसकी बड़ी हाईलाइट क्या है, बड़ी बिग पिक्चर क्या है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट इज इनेबल टू मीट आउट देयर क्या बेटा, रेगुलर एक्सपेंडिचर। इसका इंडिकेशन केवल एक ही तरफ जाता है कि भाई साहब सरकार का इतना पैसा नहीं है कि वो रेगुलर खर्चों को पूरा कर सके। फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? ये शो करता है कि गवर्नमेंट को भाई टोटल और बोरोविंग कितनी चाहिए, टोटल और उधार की क्या रिक्वायरमेंट होती है जब जाकर हमारा घाटा पूरा हो जाए। और प्राइमरी डेफिसिट क्या शो करता है कि भाई इंटरेस्ट अदर देन बोरोविंग हमें कितना पैसा देना है। मतलब ये एक एक नंबर में तीनों का कई बार इंडिकेशन भी पूछा जाता है, तो ये छोटा छोटा मेंशन करो, ऊपर लिख लो। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप खुद ही लिख लो। रेवेन्यू डेफिसिट शो करता है इनेबिलिटी को, फिस्कल डेफिसिट शो करता है टोटल बोरोविंग्स कितनी चाहिए हमें, और प्राइमरी डेफिसिट अदर देन बोरोविंग्स कितना चाहिए। ये तीनों इंडिकेशन लिख लो बेटा शॉर्ट में इसी तरीके से, ताकि याद रखने के पॉइंट से आपको इजी रहे। ये क्या इंडिकेट करता है? क्या? फिस्कल टोटल बोरोविंग्स कितना, और हाँ जी प्राइमरी दिखाता है अदर देन बोरोविंग्स कितना पैसा चाहिए। बोरोविंग्स फिस्कल में उसे हम इनकम नहीं मान सकते ना बेटा, जो उधार लेकर हम आ रहे हैं वो इनकम है ही नहीं। फिस्कल में लिखा है टोटल बोरोविंग्स कितनी रिक्वायरमेंट है टू मीट आउट देयर डेफिसिट, अदर देन बोरोविंग्स कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड अदर देन बोरोविंग्स, रेगुलर एक्सपेंडिचर, ये सब लिखवा रखा है मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को बिल्कुल कट करके आपको समझा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। समझ आ रहा है भाई? चलो थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ बेटा, जो अभी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एंजेलिना और बच्ची है एक अक्षिता और दिशिता, बेटा आप तीनों को आवाज क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर। यस ठीक है, अभी बेटा इतना कवर करेंगे, फिर मैं इनके टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। अच्छा, जो बच्चे तीनों ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, आप लोगों ने कोई टेस्ट नहीं दिया है, आपका इस संडे हम लोग बैंकिंग का टेस्ट रखेंगे, आप उसे कर यहाँ पे सबमिट जरूर कराएं बेटा, ठीक है।